जगदीश, दोपहर के 1 बज रहे हैं और वक्त है उत्तराखंड प्राइम का। पहाड़ पर सियासी पारा बेहद गर्म है। भाजपा एक बार फिर देवभूमि में कमल खिलाना चाहती है। यही वजह है पार्टी के दिग्गज उत्तराखंड में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज सबसे अहम मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल जनसभा का। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 14 विधानसभाओं को साधने के लिए वर्चुअल जनसभा करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे वर्चुअल जनसभा के आयोजन का वक्त तय किया गया है। 14 विधानसभा में 56 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पार्टी ने 4 जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़ सके, उन्हें सुन सके। शहरी क्षेत्र में संयोजक और सह संयोजक तैनात किए गए हैं। संसदीय क्षेत्रों की 14 विधानसभाओं में 56 जगहों पर इसी तरीके से इंतजाम किया गया है। तो अब चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, ऐसे में लगातार जनसभाएं, रैलियां भी जारी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल जनसभा करेंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को सुनने के लिए जाहिर सी बात है तमाम इंतजाम अलग अलग विधानसभाओं में किए होंगे। 56 जगहों पर इंतजाम हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आज चल रही है और जिस तरह से करीब 56 ऐसे स्थान है जहां पर वो वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनने की सुना जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा हो, श्रीनगर हो या फिर खटीमा हो, तमाम ऐसे ये क्षेत्र हैं जहां पर प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम लगे हुए हैं। और क्योंकि अभी चुनाव में कुछ ही महज दिन बचे हुए हैं, इससे ठीक पहले अपनी तैयारी भाजपा लगातार अपनी कर रही है और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जितने भी वोटर थे जाति समीकरण के आधार पर सभी को लुभाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल रैली है। मुख्यमंत्री खुद खटीमा क्षेत्र में है और पूरे करीब प्रदेश के 56 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर इस रैली को सुनने के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या जुटी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सुनने का जो कार्यक्रम है बिल्कुल विनोद, अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली होगी। न सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में तैयारी की जा रही है। 12 फरवरी से अलग अलग जिलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है। 14 फरवरी को मतदान होगा, उससे 2 दिन पहले 12 फरवरी से अलग अलग जिलों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जिसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही है। इसके साथ ही चुनाव से पहले जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियों को और तेज कर दिया है। विधानसभा चुनावों के लिए 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। उससे पहले निर्वाचन आयोग लगातार प्रदेश भर में तैयारियों में जुटा हुआ है। मैं इस वक्त देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मौजूद हूं और यहां आप देखेंगे तो जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी तैयारियां कर रहा है ताकि जो ईवीएम मशीनें हैं और तमाम जो कर्मचारियाँ हैं उनको अलग अलग ड्यूटियों पर भेज दिया जाए। तो उत्तराखंड में अगर बात किया जाए तो अति संवेदनशील इलाके हैं, इसलिए कई पोलिंग पार्टियों को मतदान से 2 दिन पहले ही अलग अलग जगहों पर भेजना होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इधर आप देखेंगे तो ये कैंट विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पर जिस दिन मतदान होगा उससे 1 दिन पहले तमाम कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और यहीं पर ईवीएम मशीनों के जो बॉक्स होंगे उनको आवंटित किए जाएंगे और यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। व्यवस्था आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग कर रहा है। पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि कोविड की वजह से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो किसी तरह की दिक्कत ना आए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखा जाए। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। ये सभी जो टेंट यहाँ लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं कि सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जो ऑब्जर्वर हैं, तमाम जो चुनावी ड्यूटी में कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनको यहाँ रुकने की व्यवस्था भी की जाए। क्योंकि यहाँ देहरादून जिले की बात की जाए तो चक्राता विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ जो ऐसी अति संवेदनशील एरिया है जहाँ पर पोलिंग पार्टी को जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो उन पोलिंग पार्टियों को तकरीबन 12 फरवरी को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, हम धारचूला की बात करें, पिथौरागढ़ का, बागेश्वर की बात करें, अलग अलग तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें
तो उन्हीं जिलों में ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर देहरादून जिले की जो जितनी विधानसभा सीटें हैं 10 उन विधानसभा सीटों के लिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई हैं। और आप इस साल का जो ये एरिया आप देखेंगे, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक रूम बनाए गए हैं। इसके अंदर तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं उसको स्टॉक किया जा रहा है। सभी जो ईवीएम मशीनें हैं उनका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर सभी जो ईवीएम मशीनें हैं उनका निरीक्षण करके उनको स्टॉक रूम में बंद कर दिया जाएगा। जो ऑब्जर्वर हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, उनको रवाना किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं जिनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, उनके सामने सीलिंग जो जिन कमरों में स्टॉक रूम बनाए गए हैं उनको सील कर दिया जाएगा। संभवतः ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो अति संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों के लिए 12 फरवरी को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा और उसके बाद जो देहरादून शहर की एरिया हैं उनको उन पार्टियों को 13 तारीख को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। ये तमाम व्यवस्थाएं आपने देखी हैं। निर्वाचन आयोग अब अंतिम रूप दे रहा है ताकि पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना कर दिया जाए और ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तौर पर रखा जाए ताकि किसी भी तरह की कोई राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़े ना कर सके और किसी तरह की दिक्कत चुनाव के दौरान ना हो। देहरादून से प्रतिनिधि क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, ये आपने जाना। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनाव प्रचार किया है। किच्छा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। नैनीताल में भी प्रचार के लिए सीएम धामी को पहुंचना है, क्योंकि अब 14 तारीख बहुत नजदीक है। 14 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद नैनीताल में भी उनकी जनसभा होगी। वहीं जोशीमठ में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह प्रचार के लिए पहुंचे हैं। यहां रविग्राम खेल मैदान में उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि 5 सालों में पहाड़ के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ, गांव में सड़क पहुंच चुकी है। उसके साथ ही केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार आई तो पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ उससे दोगुना विकास अगले 5 वर्षों में और होगा। वहीं उत्तराखंड भाजपा कल घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा के घोषणा पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विकास के मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देहरादून पहुंचेंगे और भाजपा के घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। हमारी स्किन कमेटी ने उस पर पूरा एक अध्ययन करके एक ऐसा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है जो आएगा कि जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर नंबर 1 राज्य देश का कैसे बने, ये सभी बातें उसमें होंगी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम तेज़ी से जो कोरोना के कारण प्रदेश के अंदर कई दिक्कतें आई हैं उन दिक्कतों को कैसे जल्दी ठीक करें, ये सब विषय उस पर आएंगे। वहीं खटीमा में भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने सीएम और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। रात तक जब जनता इंतजार करती है तो साफ मैसेज होता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करती है। इसलिए मैंने जो एक तरफा माहौल है कहा, अन्य कोई पार्टियां सामने दिखी ही नहीं और लोगों के लिए इस तरह से कहीं इंतजार हो ही नहीं रहा है और लोगों के लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, यूपी चुनाव से सपा को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया है। सपा प्रत्याशी रचना कोरी भाजपा में शामिल हो गई हैं। सपा ने जगदीशपुर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। रचना कोरी अपना नामांकन भी दाखिल कर चुकी है। सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी है रचना कोरी। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भाजपा ने एक और झटका दे दिया है। सपा प्रत्याशी रचना कोरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। सपा ने जगदीशपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था, नामांकन तक दाखिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, जब चुनाव अब इतना नजदीक है। ऐसे में
भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। और बड़ी बात यह है कि नामांकन से पहले इस तरीके की तस्वीरें तो लगातार हमने देखी हैं। नामांकन भी दाखिल हो गया, टिकट भी मिल गया और उसके बाद जो प्रत्याशी थी उन्होंने उस सीट से ना लड़ने का, उस पार्टी के पक्ष में ना लड़ने का फैसला करते हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन रचना कोरी ने थाम लिया है। तो यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा झटका। सपा प्रत्याशी रचना कोरी भाजपा में शामिल हो गई हैं। सपा ने जगदीशपुर से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था, अपना नामांकन भी दाखिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पार्टी बदल दी है। सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं रचना कोरी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, समाजवादी पार्टी से टिकट भी मिला, नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, बिल्कुल इसे तो बड़ा झटका ही कहेंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब आप सोचिए, किसी को टिकट मिलता नहीं है, लेकिन रचना कोरी को टिकट भी मिला समाजवादी पार्टी से। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद आज वो बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पर ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातचीत में रचना कोरी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किया है उससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किए हैं उससे वो प्रभावित है। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनाव नजदीक है और चुनावों से पहले कुछ भी संभव है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजेंद्र देव बने हुए हैं, रणभूमि की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है आज चुनाव प्रचार के लिए। राजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, समय बहुत कम बचा है और उसी कम समय में जो अभी हुआ है वो आपने दर्शकों को बताया, वो बड़ी खबर है। जो प्रत्याशी हो, जो महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हो, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेकर आई है। और ये देखिए घड़ी, ये घड़ी दिखा रही है कि 4 घंटे 46 मिनट का वक्त बाकी है पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने में। सिर्फ 4 घंटे और 46 मिनट, और हर एक मिनट में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है इन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर, उस पर हमारी नजर है। हमारे 11 संवाददाताओं की इन 11 जिलों पर नजर है, पैनी नजर है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं।